हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 24। इस सेशन में हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जीके जीएस का विद बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस हम क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ ऑप्शन एनालिसिस करेंगे ताकि आपके आने वाले जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस है सभी में आपका जीके का क्वेश्चन मैक्सिमम कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, बस मेरे सेशंस को देख लीजिए कंप्लीट एंड एग्ज़ाम देने चले जाइए। आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस वैसे भी कॉमन बनने वाला है बिकॉज अल्टीमेटली जीके जीएस चेंज नहीं होता। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, सेशन कैसा लगा होप आप लोग एंड तक देखेंगे एंड कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा देन लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट। Who among the following was the 54th recipient of दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 54 दैट इज़ द लेटेस्ट एडिशन 2024 में ही दिया गया है। किसको मिला आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। द फेमस एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ही इज़ ऑल्सो डांसर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि मिथुन दा को सब लोग दादा के नाम से ही जानते हैं, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन दा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया मिथुन चक्रवर्ती। Which of the following ports is in गुजरात? गुजरात में फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा पोर्ट है? पारादीप, कांडला, मोर्मागोवा या पनम्बर? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। रेस्ट पारादीप पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? देन ओडिशा में लोकेटेड है पारादीप पोर्ट। एंड मोर्मागोवा पोर्ट जो है ये गोवा में लोकेटेड है। एंड पनम्बर पोर्ट जो है ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए किस स्टेट में लोकेटेड है पनम्बर पोर्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया कांडला पोर्ट। हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया जिसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट पोर्ट्स है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स है इंडिया में। हाउएवर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इट इंक्लूड्स कोलकाता का कोलकाता पोर्ट, ये आप लोग सभी जानेंगे, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। पारादीप पोर्ट ओडिशा। विशाखापट्टनम पोर्ट ये करंटली कैपिटल भी डिक्लेयर किया गया है विशाखापट्टनम को, आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी। सो विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। कांडला पोर्ट गुजरात। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, सभी को पता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इट इज़ इंपॉर्टेंट पोर्ट, कहाँ पे लोकेटेड है? देन महाराष्ट्र। देन दी मोर्मागोवा पोर्ट मैंने ऑलरेडी बताया आपको कहाँ पे है, देन गोवा में। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका, मैंगलोर इज द सिटी ऑफ कर्नाटका। कोची पोर्ट कहाँ पे है? केरला में। टुटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु। इन्नोर पोर्ट तमिलनाडु। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान एंड निकोबार का आपका कैपिटल भी है, तो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये सभी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। देखिए आप स्टेट्स के नेम के साथ ही एसोसिएट करके सब कुछ याद रख सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। रेस्ट आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके इन सब को गो थ्रू कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहे। Which of the following is equivalent to column per second? 1 ampere is equal to 1 column per second। ये क्या होता है? देन ये इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट नापने का स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक करंट नापने का स्टैंडर्ड यूनिट एम्पेयर आप लोग याद रखिए, इट इज़ इक्वल टू 1 कॉलम पर सेकेंड। रेस्ट फैराडे, ओम एंड वोल्ट ये सब किसके मेजर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो वोल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापने का SI यूनिट है। फैराडे इज़ द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओम इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो यूनिट्स होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एंड दिस आर द मैक्सिमम आस्क्ड वंस सिंस लास्ट ईयर आए हैं एंड ऑप्शंस में है, तो इस साल पूछे जाने के चांसेस हैं। कॉलम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है एंड कॉलम इज इक्वल टू एम्पेयर कॉलम पर सेकेंड एंड इसे इलेक्ट्रिक चार्ज नापा जाता है। कॉलम जो है ये किसके नेम पे दिया गया था? देन इलेक्ट्रिक चार्ज नापने की वजह से फिजिस्ट, फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स ऑगस्टीन दे कॉलम, इनका नेम भी आप लोग याद रखिए एसोसिएटेड विथ कॉलम और एम्पेयर। The procedure for amendment of constitution in the Indian constitution is borrowed from which of the following countries? Then Indian constitution को amend करने का जो procedure है वो किस country से लिया गया है? रशिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका या फिर कनाडा? करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। We all know that Indian constitution के जो features है वो borrowed features है from various parts of the world, जिससे हमने
इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज़ बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ कन्वीनियंस. एंड इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से बोरो किए गए हैं, वो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में. हम लोग एक बार उनको गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया से जो पूछा जाता है वो है कॉन्करेंट लिस्ट. देन वी हैव टेकन फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर. फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर किस कंट्री से लिया गया है? कनाडा. कनाडा से यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस ब्रिटेन से लिए गए हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हर अगले एग्जाम में आता है. देन नेक्स्ट देख लेते हैं DPSP. DPSP किस कंट्री से लिया गया है? देन आयरलैंड से लिया गया है. DPSP मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड, हाउएवर मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट USA. इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिए. देन फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? USA. हाउएवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे हैं वो USSR डेट इज़ रशिया से लिए गए हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया. देन फ्रांस से आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया है. देन फ्रॉम जर्मनी वी हैव टेकन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. कौन से वो फंडामेंटल राइट्स है जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं हो सकते? देन आर्टिकल 20 एंड 21 दैट इज राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी. एंड 20 में क्या मेंशन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है. ये दोनों राइट्स फंडामेंटल राइट्स जो है इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है. देन अफ्रीका से जो पूछा जाता है, साउथ अफ्रीका से, वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जापान से पूछा जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, हाउएवर आप याद रखिए सिंस एक ही पॉइंट है. व्हाट डज P स्टैंड फॉर इन pH? P जो है इन pH इट स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेशन, परसेंटेज, पोटेंस या पोटेंस. देन करेक्ट आंसर P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज pH. करेक्ट आंसर पोटेंस. पोटेंस स्टैंड्स फॉर, दैट इज pH स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन विच इज ऑल्सो नोन एज पोटेंस. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909 बाय डैनिश केमिस्ट सोरेन पीटर लॉरेंज सोरेनसन. pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम. नेगेटिव लॉगरिथम में इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिए पॉइंट, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव. एंड इट शोज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन. एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना है उस कंसंट्रेशन से हमें क्या पता चलता है? देन इट शोज वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. जो 7 होता है यहाँ टोटल 0 से 14 तक होता है पोटेंस स्केल में आपका मेजरमेंट करने का. देन 0 से 7 तक होता है एसिडिक, 7 to 14 होता है बेसिक, एंड 7 जो है वो होता है न्यूट्रल स्टेट. तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है. एंड ईच होल नंबर जो है उसमें जो डिफरेंस शो करता है वो 10 टाइम्स का डिफरेंस शो करता है. 3 to 4 1 टाइम का डिफरेंस नहीं शो करेगा, 3 to 4 10 टाइम्स का डिफरेंस शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल 3 जो होगा वो 4 से 10 टाइम्स मोर एसिडिक होगा, सिंस इस तरफ जाने से एसिडिटी बढ़ता है. देन न्यूट्रल जो है प्योर वाटर, दैट इज पोटेंस 7 या तो फिर pH 7. ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जिनके pH स्केल में वैल्यूज़ पूछा जाता है एग्जाम्स में. ये मैंने मेंशन कर दिया, आप लोग देख लीजिए. गैस्ट्रिक जूस जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या तो फिर HCl एसिड या तो फिर गैस्ट्रिक जूस का pH लेवल कितना होता है? 1, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. देन लेमन जूस का pH लेवल होता है pH वैल्यू 2.5. विनेगर का, दैट इज एसिटिक एसिड का pH वैल्यू होता है 3.0. देन वाइन का pH वैल्यू होता है 3.5. टोमेटो जूस का जो pH वैल्यू होता है वो होता है 4.1. एसिड रेन का pH वैल्यू इट इज़ 5.6, जिस वजह से जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ एसिड रेन 5.6 pH वैल्यू. देन यूराइन का pH वैल्यू होता है 6. मिल्क का pH वैल्यू होता है 6.5. प्योर वाटर 7, ब्लड 7.4 एंड लाइम वाटर का होता है 11. देखिए लाइम वाटर जो है वो बेसिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देन इसी के साथ ये सब इंपॉर्टेंट है pH वैल्यूज़, आप लोग याद रखिए. As of July 2020, which of the following is not a UNESCO World Heritage Site? UNESCO World Heritage साइट फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है? जंतर मंतर दिल्ली, जंतर मंतर राजस्थान, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र या तो फिर रानी का भव गुजरात. देन आप पिक्चर में देख सकते हैं व्हाट इज इट? इट इज़ जंतर मंतर दिल्ली. एज ऑफ 2025 भी जंतर मंतर दिल्ली इज़ नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन में बस 2020 मेंशन करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए. हाउएवर एज ऑफ 2025 ऑल्सो जंतर मंतर दिल्ली इज़ नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. रेस्ट जंतर मंतर राजस्थान,
एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, रानी का भव गुजरात, ये सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया है। इसी का क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया जंतर मंतर दिल्ली। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। दिसंबर 2024 लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 42 था पहले, दिसंबर 2024 में एक और ऐड किया गया, दैट इज़ लेटेस्ट चराइदाओ मैदाम। ये कहाँ पे लोकेटेड है? देन असम में लोकेटेड है। असम के जो आहूम डायनेस्टी थे उनके बरियल माउंट्स को चराइदाओ मैदाम कहा जाता है। ये लेटेस्ट एडिशन है इन दिसंबर 2024 एंड करंटली 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें से 35 कल्चरल साइट्स है, नेचुरल साइट्स 7 है एंड मिक्स्ड साइट 1 है। वो मिक्स्ड साइट कौन सा है? देन कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में लोकेटेड है इज़ द ओनली मिक्स टाइप ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैंने जो 43 साइट्स है टोटल, सभी इस आपको दिख जाएगा इस वाले मैप में। आप मैप को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। एज ऑफ नाउ इट हैज़ 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द हाईएस्ट अमंग द स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड रेस्ट सारे के सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स याद कर सके तो वेल एंड गुड। अगर नहीं याद कर सके दैन एटलीस्ट अपने स्टेट का आप लोग याद करके चले जाइए, बिकॉज वो भी अगर आपके स्टेट एग्जाम्स हो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे स्टेट में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड चराइदाओ मैदान 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसी तरीके से आप अपने अपने स्टेट्स का मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन किस स्टेट से बिलोंग करता है। थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो जाएगा एंड आपको याद भी हो जाएगा। With reference to early Indian history, who among the following was famous in the field of medicine? Following options में से बनाभट्ट, विशाखादत्त, हरिसेन या चरक कौन थे बहुत ज़्यादा फेमस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फ्रॉम अर्ली इंडियन हिस्ट्री? देन ही वॉज चरका। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ही इज़ चरका। ही वॉज द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया चरका। चरका जो थे, ही वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का एंड हिज प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क चरक संहिता। चरक संहिता किसने लिखा है? देन चरका। इसमें सारे मेडिसिनल जो क्वालिटीज है डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स के, वो सब मैंशनड है। चरक संहिता रिटन बाय चरका, इंपॉर्टेंट वर्क है, चरक याद रखिए। देन हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स या तो फिर पर्सनैलिटीज़ जो डिफरेंट आपके कोर्ट्स में रहते थे और डिफरेंट इंडियन किंग्स एंड उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंशन कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बनाभट्टा वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। हिज फेमस राइटिंग इंक्लूड्स हर्षचरिता एंड कदम्बरी। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखिए। देन हरिसेना कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। हिज प्रयाग प्रशस्ति वॉज द मोस्ट फेमस वर्क। देन रवि कीर्ति, ये किसके कोर्ट में रहते थे? देन पुलकेशिन II के। इनका जो आईहोल इंस्क्रिप्शन है दैट इज़ वेरी फेमस। आईहोल इंस्क्रिप्शन was is associated with which of the following personality? इस तरीके से आपको ऑप्शन में डिफरेंट दे दिए जाएंगे, लाइक बनाभट्ट, हरिसेन, रवि कीर्ति, देन कालिदास। करेक्ट आंसर विल बी रवि कीर्ति। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिए। देन कालिदास was कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त II। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारा, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविक अग्निमित्रम। ये सभी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप लोग याद रखिए। देन विशाखादत्त किसके कोर्ट में रहते थे? देन शी वॉज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त II। हर फेमस वर्क वॉज मुद्रा राक्षस। अश्वघोष वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्का एंड हिज फेमस वर्क वॉज सौंदरानंद। भैरवी यशोधर्मन के कोर्ट में रहते थे एंड हिज फेमस वर्क वॉज कितराजुनियम। Then Dandin was the court poet of Narasimhavarman and his famous work was Dasa Kumara Charita. And Bhavabhuti was the court poet of Yashovarman and his famous work was Malati Madhava and Mahavira Charita. These important works and court poets किसके हैं ये आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस बनते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल जो है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था. वन ऑफ हिज ही इज़ ऑल्सो नोन एज द वाइसेस्ट फूल, वन ऑफ हिज वर्स्ट डिसीजन फॉर विच तुगलक डायनेस्टी फॉल भी हो गया आप कह सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं रिगार्डिंग तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी वॉज द थर्ड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत. इट रूल्ड फ्रॉम 1320 टू 1413. तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? देन गाजी मलिक या तो फिर घियासुद्दीन तुगलक. इन्होंने खिलजी डायनेस्टी को हरा के अपना तुगलक डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया था. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तुगलकाबाद किसने फाइंड किया था? देन घियासुद्दीन तुगलक ने फाइंड किया था. कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में. मोहम्मद बिन तुगलक द मोस्ट फेमस रूलर, ही कैप्चर्ड वारंगल इन 1327. ये पूछा जाता है कब कैप्चर किया था? देन 1327 एंड शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी एंड रीनेम्ड इट एज दौलताबाद. मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कॉपर करेंसी सिस्टम. Muhammad bin Tughlaq built the Adilabad fort and city of Jahanpana. City of Jahanpana was built by Muhammad bin Tughlaq. फिरोज शाह तुगलक जो थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे. इनके सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस इरिगेशन कैनल्स में थे, पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिए. ही कंस्ट्रक्टेड टाउन ऑफ फिरोज़ाबाद, फतेहपुर, जौनपुर एंड हिसार. हिसार सिटी जो है किसने फाउंड किया था? देन फिरोज शाह तुगलक. इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. ही इम्पोज्ड जजिया ऑन ब्राह्मण्स. ये एक नॉन ब्राह्मण्स टैक्स था, जजिया टैक्स, बट ही इम्पोज इट ऑन ब्राह्मण्स. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में. देन हाँ, अगर आपके एग्ज़ाम का लेवल हाई है एंड क्वेश्चंस को टफ करना हुआ तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिछले एग्जाम्स में पूछे गए तो ही मैंने इंक्लूड किया, तो आप लोग ध्यान दीजिए. देन फिरोज शाह तुगलक जो थे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था फिरोज शाह कोटला. फिरोज शाह कोटला क्या है? फिरोज शाह कोटला currently is used as cricket stadium and was renamed as Arun Jaitley Stadium in 2019. So important है फिरोज शाह कोटला. In 1398 तिमूर invaded तुगलक dynasty and ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है. एंड लास्ट रूलर कौन थे तुगलक डायनेस्टी के? नसीरुद्दीन मोहम्मद. हु तिमूर इन्वेडेड इन द पीरियड ऑफ व्हिच दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी? देन इट वाज तुगलक डायनेस्टी. इन व्हिच ईयर? 1398. With reference to sustainable development goal of the United Nations, which of the following is the goal number 1? Goal number 1 जो है वो है नो पॉवर्टी. नो पॉवर्टी इज़ द फर्स्ट गोल, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1. रेस्ट, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनक्वालिटी, जीरो हंगर, ये सभी बाद में आते हैं. सबसे पहला गोल जो है वो है नो पॉवर्टी. इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 गोल्स है, जिसको क्रोनोलॉजिकली आप लोग याद रखिए. एंड नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप नंबर वाइज याद कर लीजिए. गोल नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, ये देखिए मैंने ऑलरेडी पिक्चर में मेंशन कर दिया है. अगर आप लोग इस पिक्चर को गो थ्रू कर लेंगे एक बार एग्जाम में जाने से पहले तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा. फॉर एग्जांपल गोल नंबर 7 में क्या है? देन गोल नंबर 7 रिलेट्स टू क्लीन एनर्जी. देन गोल नंबर 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन. इसी तरीके से गोल नंबर 15 क्या है? देन लाइफ ऑन लैंड. देन गोल नंबर 5 क्या है? गोल नंबर 5 इज़ जेंडर इक्वालिटी. सो इस तरीके से आप लोग को गोल्स दिया जाएगा एंड कभी कभार मैच द फॉलोइंग्स में भी आ जाता है, तो आप लोग गोल नंबर्स एंड उनके गोल्स याद कर लीजिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंपॉर्टेंट है. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस 2030 एजेंडा भी इसको कहा जाता है. सेट ऑफ 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स है जिसको हमें बाय 2030 अचीव करना है, इसीलिए इसको 2030 एजेंडा भी कहा जाता है. इसमें उस तरीके से गोल्स हैं जो गोल्स हमारे फॉर फ्यूचर हम कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज एज वेल एज हमारे एनवायरनमेंट को एंड अर्थ को प्रोटेक्ट करके हम अपने करंट डेवलपमेंट को करे जाए, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा गया है. इसे अडॉप्ट कब किया गया था? देन सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया था. एंड करेंटली 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड 169 टारगेट्स है. SDG ऑफिशियली केम इनटू फोर्स ऑन 2016, हाउएवर अडॉप्टेड इन सितंबर 2015. लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ जो है कि ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया था? देन 1992 जो अर्थ सेशन हुआ था या तो फिर अर्थ समिट जिसे कहा जाता है, जो रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, वहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया था. सबसे पहले आइडिया दिया गया था. देन इंट्रोड्यूस 2012 in Rio de Janeiro, Brazil only, and then we adopted it on 15th September 2015. देन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये 3 मेन डिविजन्स है, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल. इन्हीं 3 डिविजन्स में 17 गोल्स को डिवाइड किया गया है, तो आप लोग याद रखिए 3 मेजर सब डिविजन्स.
5 P's इससे पूछे जाते हैं, व्हाट आर दी 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देन 5 P's इंक्लूड पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। 3 C's है, या तो फिर 3 C's कहीं पे मिलेगा एंड कहीं पे 5 C's मिलेगा। मैंने ऑल 5 C's मेंशन कर दिया है, कहीं कहीं पे आपको 3 भी मिलेगा, तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। द 5 C's इंक्लूड क्लीन, कम्युनिटी, कल्चर, केयर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को मेंशन किया है। रस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल खुद से एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो पूरी तरीके से कवर करना एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। देन मोरिस स्ट्रॉन्ग कौन थे? इन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए ये कंसेप्ट दिया था एंड फर्स्ट प्रपोज कब किया था? देन 1972 अर्थ समिट में किया था बाय अ थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। हमारे इंडिया में SDG गोल्स को कौन देखता है? देन लीड बाय नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड इम्प्लीमेंट कौन करता है? देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, MOSPI जो है इम्प्लीमेंट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। करंटली नीति आयोग सिंस लीड करता है तो ये इंडेक्सेस पब्लिश करता है। 4th एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स कब पब्लिश हुआ? जुलाई 2024 में। उसके अकॉर्डिंग केरला एंड उत्तराखंड जो है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है एंड वर्स्ट परफॉर्मर है बिहार। ये डाटा जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखिए। In the context of banking sector in India, what does G stand for in RTGS? RTGS में G किसके वजह से stand करता है? Then G stands for gross. इसका full form क्या है? Then real time gross settlement is the full form of RTGS. RTGS क्या है? ये एक बैंक में से ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करने के लिए सेटलमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप 24/7 अपना पैसा रियल टाइम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय RBI इन द ईयर 2004। इसमें जो है मिनिमम लिमिट 2 लाख का होता है, मिनिमम आपको 2 लाख सेंड करना है एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। नो अमाउंट एंड नो अमाउंट कैप सेट बाय RBI, नो मैक्सिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट कितना है? देन 2 लाख का। वही दूसरा एक और सिस्टम है पेमेंट सिस्टम ट्रांसफ़र का, वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यही दो जो सिस्टम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्स में। ये नेशन वाइड यूज़ होता है एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय RBI इन नवंबर 2005। RTGS 2004 एंड NEFT 2005। NEFT जो है आप 24/7 इंक्लूडिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, सभी डेज में एंड सभी हॉलीडेज में भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग NEFT एज वेल एज RTGS। इसी के साथ हम इस सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपके लिए मेरे ये सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है देन कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कैसा लगा वीडियो कमेंट करें एंड थैंक यू।